मैं देवेंद्र पटेल पिछले कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ। अनेक परेशानियों के चलते कई बार विद्यार्थी अध्यापकों के समक्ष शिक्षा लेने के लिए उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इस समस्या के दृष्टिगत मैंने YouTube पर एक नया प्लेटफार्म DPM क्लासेस के नाम से बनाया है, जिसमें विद्यार्थियों को क्लास के पैरेलल सारी सुविधाएं जैसे लेक्चर, नोट्स, एक्सरसाइज सॉल्विंग सब कुछ टोटल फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। विद्यार्थियों, आज हम जो एक शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं वो 12th का डिटर्मिनेंट का टॉपिक है, वास्तव में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन इंटरमीडिएट में तो इसका कम यूज होता है, क्योंकि बहुत विद्यार्थी सीधे ही बिना किसी विशेष कॉन्सेप्ट को जाने हुए क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन समस्या आती है उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी हमारे डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी कि NDA, एयरफोर्स, नेवी से, और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को बड़ी समस्याएं आती हैं इस छोटे से टॉपिक के लिए। विद्यार्थी क्लियर नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे कौन सा लीनियर इक्वेशंस का नियम काम करेगा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा सा सिस्टम आपके सामने बनाने वाला हूँ। विद्यार्थियों को 100% समझ में आने वाली बातें हैं, कोई समस्या नहीं होगी। आपको समझाऊंगा कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैसे दिया जाता है, लीनियर इक्वेशन कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल आती है यहाँ पे बड़ी सी। सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिखा गया है। लीनियर इक्वेशंस। अब लीनियर इक्वेशंस वास्तव में दो प्रकार के होते हैं। लीनियर इक्वेशंस दो टाइप के आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर। एक टाइप आपका बताया जा रहा है नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। नॉन होमोजेनियस, और दूसरा होता है यहाँ पे होमोजेनियस। विद्यार्थी आप ध्यान रखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फिलहाल मैं कुछ बातों की हिंदी आपको बता दे रहा हूँ। लीनियर का मतलब होता है रैखिक। रैखिक समीकरण आप जानते हैं कि सभी एक घातीय समीकरण जो होते हैं x y या x y और z के टर्म्स में जो भी एक घातीय समीकरण होते हैं उनको हम लोग हमेशा रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो नॉन होमोजेनियस का मतलब होता है असमघातीय। नॉन होमोजेनियस कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। इनकी पहचान कैसे करने वाले हैं हम लोग। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। आप इसको समझने का अगर प्रयास करें तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आने वाली बातें हैं ये। आप देखें कि इस इक्वेशन में x, y और z तीन वेरिएबल यूज किए गए हैं। इसका मतलब इस पद की और इस पद की पावर 1 मानी जाएगी, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है इस वजह से इसकी पावर जो है 0 मानी जाती है। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये असमघाती, यानी कि पूरे समीकरण के सभी पदों की घात समान नहीं होती है। तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है ये। यहाँ पे आ रहा है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आप देखें कि जो भी तीन पदों का ये इक्वेशन है, ये तो राइट साइड में 0 दिया गया है सबके। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीन पद हैं और तीनों पदों की घात 1 है, यानी कि सबकी पावर 1 है। तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि समघातीय। समघातीय का मतलब जितने भी पद होंगे सभी की घातें समान होंगी। इसको हम लोग, आपको जानकारी है कि ax इक्वल्स टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। a का मतलब यहाँ पे डिटरमिनेंट जो a आपको बता रहा हूँ, चूँकि a की जानकारी होनी आपके लिए आवश्यक है।
A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। इस प्रकार से यहाँ पर A है। और इसके अलावा अगर B की बात करूँ, यहाँ पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे AX इक्वल टू B से रिप्रेजेंट करेंगे इसको AX इक्वल टू B। B यहाँ पे क्या है समझना है इसको। B है यहाँ पे D1 D2 और D3। इस प्रकार से ये है। और ये आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लीजिए, कोई समस्या नहीं आती है। ये A मैट्रिक्स है और ये B। AX इक्वल टू B के रूप में इसको लिख लिया गया है। AX इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड में 0 है तो इस वजह से 0 यहाँ पे आ गया, या फिर नल मैट्रिक्स आप कह सकते हैं इस प्रकार से। अब बात करूँगा नॉन होमोजेनियस सिस्टम में कितने प्रकार के सलूशन होते हैं। तो नॉन होमोजेनियस सिस्टम में मुख्य रूप से 2 प्रकार के सलूशन होते हैं। एक सलूशन इसका होता है एक सलूशन का नाम है यहाँ पे कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सलूशन, कंसिस्टेंट। और दूसरा होता है यहाँ पे नॉन कंसिस्टेंट। एक कंसिस्टेंट आता है, दूसरा नॉन कंसिस्टेंट आता है। कंसिस्टेंट के 2 पार्ट होते हैं। कंसिस्टेंट के कौन से 2 पार्ट होते हैं उनको भी आप समझना है आपको। जगह पर्याप्त है हमारे पास, कोई समस्या नहीं होने वाली है। कंसिस्टेंट में यहाँ पे आता है यूनिक सलूशन, और यहाँ पे आता है इनफाइनाइट सलूशन, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशंस। और नॉन कंसिस्टेंट की बात बाद में करूँगा। अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यूनिक सलूशन कब मिलेगा। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0। इनफाइनाइट सलूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशंस कब मिलेगा। ये यूनिक सलूशन में इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल्स टू 0। इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल्स टू 0, तब ये कंडीशन बनती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। ये कंसिस्टेंट, यहाँ पे गलती हो गई, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। ये इनकंसिस्टेंट बोला जाता है इसे, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू B नॉट इक्वल्स टू 0। B यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। एक बार फिर से आपके सामने क्लियर करता हूँ कि ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम जो बनता है उसे हम AX इक्वल्स टू B के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके 2 प्रकार के सलूशन आपको बताए गए हैं। कंसिस्टेंट का मतलब जो सलूशन रखता हो, इनकंसिस्टेंट का मतलब जिसका कोई सलूशन ना होता हो। तो यहाँ पे कंसिस्टेंट के 2 पार्ट बताए जा रहे हैं। एक पार्ट है यूनिक सलूशन का। यूनिक सलूशन का मतलब जब x, y और z के केवल सिंगल वैल्यूज ही मिलेंगी, तब कंडीशन होती है इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0, तब यूनिक सलूशन मिलता है ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम के लिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सलूशंस जब मिलते हैं ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल्स टू 0, तब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। इनफाइनाइट का मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन, x के, बहुत समान y के, z के, सभी के एक से ज़्यादा वैल्यूज़ मिलते हैं। एक से ज़्यादा का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं 2-4 मिलेंगे, बहुत से, मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, उनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया एक प्रकार से नॉन होमोजेनियस सिस्टम का इक्वेशन। अब आगे बात आती है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की।
तो होमोजेनियस सिस्टम के लिए आपने बता दिया है कि हम यहाँ पे इसको इस प्रकार से Ax = 0 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके केवल और केवल 2 सॉल्यूशन आते हैं। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। यहाँ पे एक होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन, या इसी को हम लोग कहते हैं जीरो सॉल्यूशन। इसकी शर्त होती है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होने वाला है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो हमने दूसरा प्रकार का सॉल्यूशन आपको बता रखा है, हमने कहा कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में सॉल्यूशन आता है इसका। एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, दूसरा होता है यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, या फिर इसी को कहते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन, और इसी को कहते हैं नॉन जीरो सॉल्यूशन। इसकी कंडीशन होती है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन यहाँ पे बताई जा रही है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो फिर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस बन जाएगा, और अगर यहाँ पे ये ट्रिवियल सॉल्यूशन का केस बन जाता है अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि जीरो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये जो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया जा रहा है, इसमें सभी के मान हमेशा 0 0 होगा, यानी कि x का मान, y का मान, z का मान, सभी के मान हमेशा 0 0 0 होंगे। तीनों इक्वेशंस में x y z सभी के मान 0 0 होंगे। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नॉन जीरो सॉल्यूशन, ये एक ही बात है। यहाँ पे x, y और z के मान जो है कि अनंत होंगे, यानी कि x के भी इनफाइनाइट वैल्यू, y के भी इनफाइनाइट वैल्यू और z के भी इनफाइनाइट वैल्यू, इस प्रकार से हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है, फटाफट सॉल्व होगा इक्वेशन आपसे। और एक छोटी सी बात और बताने वाला हूँ कि अगर ये 3 वेरिएबल का जो होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, इसके लिए तो इस प्रकार की बातें हमको बनानी पड़ती हैं, इस प्रकार से डिटरमिनेंट बनाना पड़ता है, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। लेकिन अगर केवल ऑर्डर 2 का हो, यानी कि केवल 2 वेरिएबल का सिस्टम हो, तो वो बहुत आसान होता है हमारे लिए। यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2x + 3y = 5, यहाँ पे है 4x + 6y = 9। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 2 इक्वेशन लिखे गए हैं, अगर इनको आप इक्वेशन ऑफ लाइन इमेजिन करें तो आप देखेंगे ये दोनों रेखाओं में x और y के मल्टीपल सेम हो जाएंगे जब इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तब। तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों रेखाएं जो हैं कि समानांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं। और पैरेलल लाइंस के लिए आप जानते हैं कोई भी सलूशन, यानी कि नो सलूशन का केस यहाँ पे काम करता है। अगर जैसे इक्वेशन नंबर 1 इसे माना जाए और इक्वेशन नंबर 2 तो अभी ये था, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कि 6x यानी कि 3 से गुणा कर रहा हूँ प्लस 9y = 15, ये इक्वेशन नंबर 2 अगर मान लिया जाए, यानी कि इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कॉमन लेने के बाद बोथ साइड में केवल यही कंडीशन फिर से मिल जाती है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन में आप जानते हैं कि नंबर, ये दोनों रेखाएं एक ऐसी पोजीशन में बनेंगी, कोलैप्स हो जाएंगी दोनों रेखाएं एक ही रेखा बन जाएंगी, तो इनके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आप इसको रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते हैं। ये कंडीशन क्या बनती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। उसके अलावा आपको यहाँ पे तीनों केस समझ में आ चुके हैं। जब पहले हमने दिया था इस प्रकार से कि दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं, तो जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है।
अगर दोनों इक्वेशन पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन का केस बनता है। अगर दोनों इक्वेशंस कॉमन लेने के बाद एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस हो जाता है। स्टूडेंट्स इनके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही यूनिक नोट्स दिया जा रहा है ये, इसको पूर्ण रूप से विद्यार्थी कई बार अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करके देखेंगे, कोई समस्या होने वाली नहीं है बात। थैंक यू।